तो आगे की जो बात है वो मैं करने वाली हूँ कि मुगल्स लोग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो मैंने क्या बताया कि मुगल लोग जो सिस्टम फॉलो करते थे उसको क्या सिस्टम बोलते थे, सिस्टम का नाम क्या है, मैं चैट पे लिख रही हूँ, कौन सा सिस्टम है, लोपर कैनरी सिस्टम। क्या सिस्टम है, वन कैलोरी सिस्टम, कैनरी, लोपर कैनरी सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज लोपर कैनरी सिस्टम, और इसका आंसर क्या होगा बेटा। है बेटा ये, इट इज अ तिमूरिद, क्या है, तिमूर, इट इज अ तिमूरिद। तिमूर कौन है, तिमूर नेम पे ही तो देखो करीना कपूर के बच्चे का नाम तिमूर पड़ा हुआ है ना। इट इज अ तिमूरी सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस का सिस्टम है, यानी अब आपकी जो दौलत है वो बच्चों में कैसे बटेगी। इट इज अ तिमूरी सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस वेयर दी फादर्स प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, फादर्स प्रॉपर्टी is divided equally, ऑल सन्स, all sons equally. यस, ये है क्वेश्चन। ठीक, अगला हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने हैं वाले हैं, व्हाट इज मनसबदार। लेकिन उसके पहले में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझा रही थी कि मुगल्स लोग का सिस्टम कैसे चलता था। उनका सिस्टम ऐसे चलता था कि वो लोग बहुत जगहों पर अटैक करते रहते थे जब तक सब लोग ये एक्सेप्ट ना कर ले, यानी सब लोग उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, इसी चक्कर में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी बड़े बड़े मुगल राजाओं से कर दी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ राजपूत थे जैसे सिसोदिया राजपूत, जिनको मुगल अथॉरिटी को जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे लोग थे जो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते जा रहे थे लगातार। मुगल ने क्या किया, उनका एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक टाइम के बाद बहुत बड़ा उनका एम्पायर हो गया। तो मुगल एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करने के लिए उनको लोगों की जरूरत पड़ने लगी। मुगल लोग क्या करने लगे, लोगों को रिक्रूट करने लगे या फिर अपॉइंट करने लगे। जिन लोगों को अपॉइंट करने लगे उनको क्या बोलते थे, मनसबदार। क्या बोलते थे, मनसबदार, मनसब का मतलब होता है पोजीशन या फिर रैंक, यानी किसी को कोई, जैसे मैं बोलूं कि तुम आर्मी में हो तो आर्मी भी तो एक रैंक है ना, जिसको कोई जिसमें नौकरी करेगा। तो मनसब का मतलब होता था किसी पोजीशन पे कोई आदमी बैठा है, तो मनसबदार का मतलब कोई ऐसा आदमी जिसको कोई पोजीशन या रैंक मिली हुई हो। ठीक है, तो मनसबदार उनको बोलते थे मुगल अथॉरिटी में। और उनकी जो सैलरी थी वो इसमें डिसाइड की जाती थी, उनकी सैलरी जो थी उसको बोलते, उसकी सैलरी को बोलते थे जात, यानी कि हर एक मनसबदार की क्या होती थी, एक जात होती थी। क्या होती थी, जात। जात, तो मनसबदार कौन है, मनसबदार वर दी पीपल अपॉइंटेड बाय मुगल किंग्स। तो क्या लिखेंगे, देवर पीपल, क्या है भाई ये बताओ जरा, मनसबदार अभी अभी तो बताया मैंने तुम्हें, हु ज्वाइंड मुगल सर्विस। जो लोग मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको मनसबदार बोलते थे। देवर रैंक होल्डर्स इन मुगल सिस्टम में उनको कोई नौकरी दी जाती थी, एंड देयर सैलरी वॉज कॉल्ड जात। क्या थी बेटा, देयर सैलरी वॉज डिटरमाइंड बाय देयर जात, जात। जात नहीं, जात, जात, जात एक उर्दू वर्ड है, जात तो कास्ट होता है, तो जाति नहीं समझना है, जाति नहीं है ये, जाति JATI, जाति वो कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसकी बात नहीं है, जात। तो जात एक मुगल यानी उर्दू का टर्म है। तो आपकी जो जात होती, तो आपसे ये पूछते थे मुगल लोग की जात क्या है आपकी, आप 1 2 3 4, उसी बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। जितनी हायर आपकी जात होगी उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। ठीक है, तो मनसबदार वो लोग थे जो मुगल सिस्टम में, जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया था, यानी मुगल लोग जिनको अपॉइंट करते थे अपने काम करवाने के लिए उनको मनसबदार बोलते थे, और उनकी सैलरी उनकी जात पर डिपेंड करती थी। ठीक है,
ठीक है। और क्या होता था मनसबदार को? दे वर गिवन जागीर बेटा, उनको क्या देते थे मुगल लोग? उनको क्या मिलती थी? जात। जागीर। मैम सैलरी ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देती हूँ, मान लो कि मैं मुगल अथॉरिटी में एक मनसबदार हूँ और मेरी जात है वन, यानी मैं बहुत हायर जात की मनसबदार हूँ। जात में भी क्या होता है, जैसे एक ऑफिस में एक प्यून होता है, प्यून के ऊपर क्लर्क होता है, क्लर्क के ऊपर ऑफिसर होता है, उसके ऊपर और बड़ा ऑफिसर होता है कि नहीं? तो प्यून की जो जात है वो है 4, ऑफिसर की है 3, उसके ऊपर वाले ऑफिसर की 2, और सबसे ऊपर जो वहां का ओनर उसकी जात है 1। तो जिस तरह की आपकी ये सारे ही मनसबदार है, जैसी आपकी जात होगी उसी हिसाब से आपको जागीर मिलेगी। जागीर क्या होता है? एक इलाका होता है जहाँ का लैंड रेवेन्यू और जो भी उससे रेवेन्यू या टैक्स वगैरह वसूलते हैं वो वहां के जागीरदार या मनसबदार ही वसूलते थे। तो जागीर भी एक उर्दू टर्म है। मुगल लोग अपने मनसबदार लोगों को क्या देते थे? जागीर देते थे। और वो जागीर किस बेसिस पे देते थे? उनकी जात के बेसिस पे देते थे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जिसकी जात ज्यादा होती थी उसको बहुत बड़ी जागीर मिलती थी। जागीर का मतलब इलाका जहां पर लैंड क्रॉप ये सारी चीजें उगती है, तो पूरे एक इलाके को जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे? किसी को समझ में आ रहा है क्या होती थी जागीर? जैसे नोएडा है तो मैं नोएडा का नाम जागीर रख दूं तो नोएडा उस जमाने में जागीर रहा होगा। जागीर का मतलब एक इलाका, उस पूरे इलाके का कंट्रोल उस मनसबदार को दे दिया जाता था, और उस इलाके में जो भी चीज उगती है उससे जो भी पैसा रुपए मिलेगा वो सब उस मनसबदार को दिया जाता था। और वो डिपेंड करता था कि मनसबदार की रैंक क्या है, किस रैंक का मनसबदार है वो। एम आई क्लियर? अरे हाँ ना तो बोलो पागलो। यस मैम। यस मैम। ओके। तो अकबर के टाइम पे भी ये जागीर देने का सिस्टम था बेटा, लेकिन अकबर के टाइम पे जागीर को केयरफुली लोग देते थे और ये सिस्टम मैम अच्छे से सबने चलता वीडियो था। ऑफ कर लिया। अकबर के टाइम पे जागीर लोग बहुत अच्छे से देते थे। सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठ रहे हो, अगली क्लास में अलाउ नहीं करूंगी मैं। तो अकबर के टाइम मैम पे जरा वो कुछ है। अकबर के टाइम पे ये जागीर का जो सिस्टम था ये बहुत अच्छे से चलता था, और ये मनसबदारी का सिस्टम भी अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम करता था। लेकिन जब औरंगजेब का टाइम आया तो ये जागीर वाला सिस्टम थोड़ा फेल होने लगा, क्योंकि लोग उसे उतना पसंद नहीं करते थे। तो जागीरदार भी उससे उतना ज्यादा अटैचमेंट उनका नहीं था, क्योंकि जागीरदार भी उसको नापसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत क्रूअल था। ठीक है। तो ये थोड़ा जो अकबर औरंगजेब का जब तक टाइम आया तो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था इन सब जागीर से वो बहुत कम कलेक्ट होने लगा, और मुगल एम्परर के पास बहुत कम पैसा रह गया, क्योंकि ये सारे लोग ज्यादा पैसा अब देते नहीं थे जागीर से उसको। ठीक है। तो मुगल जो है वो लोग जो मेन सोर्स उनका जो पैसा था वो तो टैक्स था, जो वो लोग किसानों से वसूलते थे, यानी पीजेंट्री से वसूलते थे, जो कि अकबर के टाइम पे बहुत ज्यादा था। तो अगर बोला जाए कि मुगल लोगों का मेन पैसा कहाँ से आता था, तो उनका मेन पैसा आता था उस टैक्स से जो वो लोग पीजेंट्स यानी किसानों से वसूलते थे। लेकिन वो टैक्स डे बाई डे कम होता गया, और औरंगजेब के टाइम तक आते आते वो टैक्स और भी ज्यादा कम हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर अकबर की बात की जाए, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे तो सिस्टम बहुत खराब हो गया था। लेकिन अगर अकबर की बात की जाए तो उसमें एक और क्वेश्चन है, हु वाज टोडरमल? क्या क्वेश्चन है? टोडरमल कौन था? किसको पता है? तो अकबर का बेटा मिनिस्टर था, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। ठीक है। तो टोडरमल वाज अ रेवेन्यू मिनिस्टर। कौन था वो? रेवेन्यू मिनिस्टर। यस, टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो टोडरमल मिनिस्टर किसका? अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था। वेरी गुड। ठीक है। और वो बहुत अच्छा रेवेन्यू मिनिस्टर था, क्योंकि अकबर के टाइम पे तभी तो रेवेन्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि टोडरमल जाता जमीनों को और अच्छे से एनालाइज करता कि किस जमीन से कितना टैक्स हमको लेना चाहिए, और उसी बेसिस पे उस जमीन का टैक्स वो लोग फिक्स कर देता, और लोग फिर टैक्स अच्छे से, जागीरदार मनसबदार ये सब अच्छे से टैक्स वसूलते, तो अकबर को बहुत ज्यादा मुनाफा होता, और क्योंकि टोडरमल अच्छे से काम करता। लेकिन वही काम जब औरंगजेब का टाइम आया तो ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ हो गई। और टोडरमल सर्वे भी अच्छे से करता था लैंड का। 10 साल के पीरियड के लिए टैक्स फिक्स हो जाता था कि अगले 10 साल तक आपको ये टैक्स देना है। तो अगर तुमसे पूछे कोई टोडरमल कौन था, तो बोलोगे टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का, जो कि क्रॉप को अच्छे से सर्वे करता था, और उसके बेसिस पे अच्छे से टैक्स भी डिसाइड होता था। ठीक है। इसीलिए जो अकबर का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। ठीक है। जब्त क्या है? और जो अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम है उस जब्त का जो नाम है उसका नाम है जब्त।
समझ गए? तो जब्त मतलब टोडरमल ने जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू बनाया था उसको ही हम जब्त कहते हैं। तो टोडरमल क्या करता था, वो क्रॉप को देखता था, अच्छे से एनालाइज करता था और एनालिसिस करके ही वो डिसाइड करता था कि किसान लोगों को कितना टैक्स देना है, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता था, जब्त। क्या बोलता था? सर तो इसमें लिखो रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। तो अकबर के टाइम में रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको क्या बोलते थे, जब्त बोलते थे। ये कुछ टर्म है जो एक एक मार्क के क्वेश्चन है, इसको करना ही है, इसलिए मैं एक लाइन के भी करा दे रही हूँ ताकि कोई डाउट न रहे कि जब्त क्या था, टोडरमल कौन था, जात किसे कहते हैं। जात किसे कहते हैं? जो मनसबदार की जो मनसबदार की पोजीशन थी उसको जात कहते हैं, और उसी जात की पोजीशन वजह से मनसबदार की रैंक या उसकी सैलरी डिसाइड होती थी, कितनी सैलरी मिलेगी उस मनसबदार को या कितनी जागीर उसको दी जाएगी। समझ रहे हो? घुस रहा है दिमाग में कुछ? यस मैम। ओके। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अबुल फजल? अबुल फजल कौन था, ये तो पता ही होगा। मैम फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है। अकबर के दरबार में एक पोइट था, उसका नाम क्या था? अबुल फजल। यस। तो अबुल फजल वाज अ कोर्टियर, दरबारी था अकबर का। इसने क्या लिखा है, कौन सी बुक लिखी है? मैम मैम जोथन अकबरनामा। क्या लिखी है बुक? मैम वेरी गुड अकबरनामा। अबुल फजल वाज अ कोर्टियर ऑफ अकबर, इसने बुक लिखी है, उस बुक का नाम है अकबरनामा। तो ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, फटाफट नोट करते चलो सारे। ठीक है। फिर क्या है बेटा, अकबर के टाइम पे जो उसके नोबल्स थे, यानी जो अकबर के मिनिस्टर्स वगैरह थे और जो उसके दरबार के लोग थे और जो उसके टाइम के जो जागीरदार थे, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी आर्मी रखते थे और उनके पास बहुत ज्यादा पैसे आते थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मुगल्स। तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा वैसा रहा है और उसने बहुत अच्छे से अपने एम्पायर को संभाला और बहुत एफिशिएंट था वो, उसने बहुत ज्यादा एरा पे बहुत ज्यादा एरिया पे रूल करा। अकबरनामा। तो अकबर के जो नोबल्स थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी रहती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा किंग था और उनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी रहता था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि अकबर के जो नोबल्स थे वो खुद भी बहुत रिच थे, तो धीरे धीरे जब अकबर के मरने के बाद वो नोबल्स और स्ट्रांग होते चले गए। और मैंने जब तुम लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि कुछ टाइम के बाद न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में कि सामंत लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे और खुद नए किंग बन जाते थे, जिसमें मैंने तुमको हिरण्यगर्भ के बारे में बताया था, जहाँ पे सामंत लोग खुद को नया किंग बना लेते थे और ओरिजिनल किंग को हटा देते थे। पढ़ाया है कि नहीं? यस अकबर मैम। के जो नोबल्स थे वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे और एक टाइम के बाद उन नोबल्स ने भी अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि फतेहपुर सीकरी एक जगह है जहां पर अकबर ने अपने साथ बहुत सारे उलेमा यानी धर्म गुरुओं को बैठाता था। जो उर्दू में उलेमा धर्म गुरु को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो हमारे यहाँ पुजारी ब्राह्मण्स को बोलते हैं, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मुस्लिम्स उसको उलेमा टर्म से बुलाते हैं। जैसे हम लोग महंत, पुजारी, बाबा ये सब यूज करते हैं ना, उसी तरह मुस्लिम ग्रंथ की जानकारी जिनको होती है उनको उलेमा बोलते हैं। तो फतेहपुर सीकरी एक जगह है जहाँ पे अकबर उलेमा लोगों को, धर्म गुरुओं को बुलाता था, उनके साथ में बैठ और सब धर्म के लोगों को बुलाता था, हिंदू को भी बुलाता था, उलेमा को भी बुलाता था, रोमन कैथोलिक्स को भी, जो क्रिश्चियंस थे उनको भी बुलाता था, और जोरास्ट्रियंस को भी बुलाता था, और सबको बुला करके वहां पर एक रिलीजियस डिस्कशन करता था कि हमको किस तरह से कौन सा रिलीजन अच्छा है, कौन सा बुरा है, और कौन से रिलीजन में हम लोग को आपस में प्यार मोहब्बत से कैसे रहना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी इसी फतेहपुर सीकरी में हर हमेशा अकबर यही कराता था हर साल, क्योंकि अकबर एक रिलीजियस पर्सन था। डिस्कशन। अगर मैं तुमको बोलूं कि अकबर जो था वो बहुत क्रूअल था, तो क्या ये बात सही है? मैम नहीं। नहीं, अकबर वॉज वेरी नाइस, अकबर वॉज अ वेरी नाइस, जेंटल एंड
टॉलरेंट किंग, वो सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देता था, और इसीलिए वो जो जगह है फतेहपुर सीकरी, वहां पर अलग अलग धर्मों के बहुत सारे लोगों को बुलाता था, उनके साथ बैठ करके सारी बातें करता था और सारे धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको सारे धर्मों से ही प्यार था। और फिर वहीं पर से ही उसका आइडिया सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पीस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज सुलह कुल क्या है? बता पाओगे सुलह कुल क्या है? It is an idea of Akbar to discuss other religions. यूनिवर्सल पीस है बेटा, क्योंकि अकबर चाहता था कि सारे धर्मों के लोग हैं आपस में पीस से रहे और आपस में झगड़ा ना करे। मैम 1 मिनट, आपको कुछ सेंड करना है। तो सुलह कुल इज एन आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस फॉर्म्ड बाय अकबर। तो अकबर ने एक आइडिया निकाला था फतेहपुर सीकरी में अलग अलग धर्मों के लोगों से बात करने के बाद, उसने उसको सुलह कुल का नाम दिया। सुलह कुल, समझ गए? और उसने एक धर्म बनाया, उसका नाम था दीने इलाही। धर्म का नाम क्या था? तो जब उसको ये समझ में आया कि सारे धर्म जो है वो एक ही बात करते हैं, सारे धर्म प्यार मोहब्बत से रहना सिखाते हैं, ठीक है, सारे धर्म ये बात करते हैं कि जानवरों से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो और मार काट मत करो, अहिंसा मत करो, किसी को वायलेंट मत बनो। तो उसको ये बात समझ में आई कि सारे धर्म एक्चुअली अच्छे हैं, क्योंकि सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं। तब उसने एक यूनिवर्सल धर्म बनाया, अलग धर्म, और उसने उसका नाम रखा दीने इलाही। क्या रखा? इलाही की स्पेलिंग गलत हो गई है बेटा, इलाही ELAHI होगी, ELAHI हो गई है, इल्हानी लिख दिया है मैंने, उसको मत लिखना, दीने इलाही लिखना, ELAHI। तो फिर उसको ये बात, क्योंकि अकबर को ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि वो फतेहपुर सीकरी में हमेशा अलग अलग धर्म के लोगों के साथ बैठता, उनसे बातचीत करता, तो उसको ये बात समझ में आ गया कि किसी धर्म में कोई भेद नहीं है, सारे ही रिलीजन अच्छी बातें बताते हैं। तब उसको ये बात समझ में आया कि हम सबको यूनिवर्सल पीस के लिए काम करना चाहिए, संसार में सब जगह शांति रहनी चाहिए, कोई धर्म ना ऊपर है ना नीचे। तब उसने सुलह कुल का आइडिया निकाला। सुलह कुल का मतलब, सुलह मतलब प्यार, प्यार मोहब्बत, या फिर जहां झगड़ा ना हो। सुलह का मतलब क्या होता है? झगड़ा सुलझ गया तो सुलह बोलते हैं उसको। तो सुलह कुल मतलब सब जगह सामंजस्य बना रहे, आपस में लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, वो है सुलह कुल की पॉलिसी। फिर उसने एक नया धर्म बनाया और उस धर्म का नाम उसने क्या रखा? दीने इलाही। क्या धर्म रखा? इलाही। ओके। फिर अकबर के मरने के बाद जो उसका बेटा था जहांगीर, उसने भी सुलह कुल की पॉलिसी को अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि जहांगीर ने भी अकबर की बहुत सारी पॉलिसीज को फॉलो किया है। तो अकबर के मरने के बाद जहांगीर ने भी सुलह कुल की पॉलिसी को अच्छे से जो है वो फॉलो किया। लेकिन जहांगीर के बेटे शाहजहां और उसके बाद क्या औरंगजेब ने फॉलो किया? मैम शाहजहां ने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन आई थिंक और शाहजहां ने थोड़ा मैम थोड़ा सुलह कुल औरंगजेब को ने फॉलो किया, लेकिन औरंगजेब ने सुलह कुल को बिल्कुल फॉलो नहीं किया, और औरंगजेब नहीं बहुत किया। ज्यादा रिलीजियसली कट्टर बन गया, ठीक है। और इसी वजह से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई इस्लाम में, और फिर इसी की वजह से उसके जो नोबल्स है वो उसको पसंद नहीं करते थे औरंगजेब के, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। और इसी चक्कर में औरंगजेब की लड़ाई शिवाजी से भी हुई, और मराठास भी उसके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो टॉलरेंट नहीं था और वो बहुत ज्यादा हिंदुओं को परेशान करता था, ठीक है। यस मैम। तो अभी इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने मोस्ट क्वेश्चंस इसके करवा दिए हैं। जिसकी बुक में भी जिस नाम से भी ये चैप्टर है, सबको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जिनके पास एनसीईआरटी उनको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और करके फिर मुझे सबमिट करने हैं। समझ गए फंडा? ओके